हेलो बच्चों। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और इसमें अभी तक हम लोग समांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको उत्प्रेरक बताया था पिछले वीडियो में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक। तो बच्चों, समांगी उत्प्रेरक के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होता है उसे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया यानी समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो समांगी उत्प्रेरक होता है वो काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे कोई उत्प्रेरक जो है अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिकारक को प्रतिफल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों हेडिंग लगा लो आप लोग, समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण जो है यानी समांगी उत्प्रेरक जो होती हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि समांगी उत्प्रेरक जो होते हैं वो मध्यवर्ती निर्माण के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। तो इनका जो सिद्धांत है वो है मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत। मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ जो समांगी उत्प्रेरक होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपका जवाब होगा मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत के आधार पर, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत। इस सिद्धांत पे काम करता है कौन? समांगी उत्प्रेरक। तो देखो अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या होता है मध्यवर्ती निर्माण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों की अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग अभिकारक लेते हैं, अभिकारक, ठीक है, और अभिकारक को उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? प्रतिफल में बदल जाता है। ओके, प्रतिफल में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो ये सिद्धांत हमें कहता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी हमें बताता है बच्चों कि सबसे पहले यहां पे क्या होता है कि अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, एक इंटरमीडिएट का निर्माण करता है, यानी एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करता है पहले जो ना अभिकारक रहता है और ना प्रतिफल रहता है, बीच में कोई एक नया सा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और मध्यवर्ती जब टूटता है वहां से उत्प्रेरक बाहर हो जाता है और तब जाके हमें प्रतिफल मिलता है। तो देखो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक और उत्प्रेरक आपस में रिएक्शन करते हैं। अभिकारक उत्प्रेरक के साथ कंबाइन करता है और एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, इंटरमीडिएट का निर्माण करता है, मध्यवर्ती का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती बनाता है। अब क्या होता है कि ये जो मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट,
यह पुनः दूसरे अभिकारक के साथ मिलकर, पुनः दूसरे अभिकारक के साथ मिलकर, जैसे ए और बी दो अभिकारक थे, मिनिमम दो रिएक्टेंट तो चाहिए ना रिएक्शन प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए। तो मान लो कि एक अभिकारक यहाँ पे ए था और दूसरा अभिकारक यहाँ पे बी है, ए है और ए बी है। तो सबसे पहले ए उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, मध्यवर्ती यौगिक बनाया। अभी हम इसको समझाते हैं कि क्या होता है मध्यवर्ती। और पुनः जो वहां से मध्यवर्ती बना वो दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके और यहाँ पे प्रतिफल का निर्माण करता है और उत्प्रेरक जो है ये सही सलामत बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उत्प्रेरक रिएक्शन को कंप्लीट कराने के बाद वहां से बाहर हो जाते हैं बिना परिवर्तित हुए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे समांगी उत्प्रेरक जो है या समांगी उत्प्रेरण की जो क्रिया है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो मध्यवर्ती यौगिक निर्माण का सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी पे काम करता है समांगी उत्प्रेरण। तो यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। ठीक, अब मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट बना, अब देखो मध्यवर्ती का क्या मतलब होता है कि जैसे हमें क्या करना है बच्चों कि दूध से दही बनाना है। ठीक है, दूध से दही बनाना है। अब हम क्या किए कि दूध में जो थोड़ा सा दही होता है जिसको जोरन बोलते हो आप लोग, तो दूध को दही में बदलने के लिए थोड़ा सा उसमें दही मिलाते हैं, दही मिला दिए। अब 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि जब हम उसको देखने गए तो अभी वो दही जमा नहीं है, अभी वो थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो गया है। और जब आप उसको उठा के चखोगे तो ना दूध जैसा लगेगा न दही जैसा लगेगा, हल्का खट्टा लगेगा। तो न दूध जैसा रहा और न पूरा खट्टा हुआ न दही जैसा हुआ। तो उसी को हम बोलते हैं मध्यवर्ती, यानी जो बीच बीच में पदार्थ बनता है जो किसी काम का नहीं होता। मान के चलो अधिकांश इंटरमीडिएट जो होते हैं वो उतना यूजफुल नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ही यूजफुल होते हैं या फिर उससे पहले रिएक्टेंट के रूप में रहते हैं तब यूजफुल होते हैं। बीच में जो होता है वो बहुत बड़े कम समय के लिए बनते हैं और पुनः वो प्रतिफल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मध्यवर्ती का मतलब होता है कि अभी एक ऐसा स्टेज में पहुंच गया रिएक्शन की वहां पे अभिकारक रहा पूरी तरह से और ना प्रतिफल रहा पूरी तरह से, तो वो उस स्टेज को हम लोग मध्यवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके मध्यवर्ती बनाता है और मध्यवर्ती पुनः दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्शन करके प्रतिफल बना लेता है और उत्प्रेरक यहां से बाहर हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको कैसे होता है। पहले इसको लिखो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था समांगी उत्प्रेरण का कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, O2 गैस, यहाँ पे SO2 गैस है, O2 गैस है। यहाँ पे उत्प्रेरक हम लोग लिए थे क्या? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या था? गैस था। और तब जाके हमें मिलता है SO3 गैस। ठीक है, SO3 गैस। तो 2SO2 यहाँ पे 2SO3 हो जाएगा, 2 सल्फर, 2 2 4 2 6। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड का आप देखना, जहां पे हम लोग समांगी उत्प्रेरण पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो परिवर्तन होता है वो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे अभिकारक देख लो गैस है और प्रतिफल गैस है और उत्प्रेरक भी क्या है बच्चों? गैस है। तो ये समांगी उत्प्रेरण हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका अगर हम सिद्धांत की बात करें प्रिंसिपल का कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके और मध्यवर्ती का निर्माण करता है
और मध्यवर्ती जब टूटता है या फिर मध्यवर्ती दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्शन करता है तो प्रतिफल का निर्माण होता है। यहां भी कुछ इसी तरह से होता है। सबसे पहले होता क्या है बच्चों कि एक अभिकारक, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, वो सबसे पहले NO के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक एक अभिकारक है और एक उत्प्रेरक है, तो अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके और एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, मध्यवर्ती का निर्माण करता है। यहां पे बैलेंस कर दीजिए। तो NO2 का निर्माण कर लेता है। कौन? NO2 का निर्माण कर लेता है यहां पे ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। अब देखो आगे क्या होता है कि NO2 जो है, NO2 वो पुनः रिएक्शन करता है दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ। तो यहां पे जो NO2 यानी हमारा जो मध्यवर्ती बना NO2, वो NO2 SO2 के साथ रिएक्शन करके, SO2 के साथ रिएक्शन करके यानी दूसरा वाला जो अभिकारक बचा था उसके साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है SO3, SO3, और साथ में यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड अपना उत्प्रेरक जो है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप O2 क्या है, O2 क्या है बताओ, ये एरो के इस तरफ है तो अभिकारक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए अभिकारक, समझ रहे हो ना, अभिकारक। और NO क्या था बच्चों? उत्प्रेरक था, तो ये उत्प्रेरक लिख दीजिए यहाँ पे, उत्प्रेरक। अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाया? मध्यवर्ती बना लिया, मध्यवर्ती बना लिया। अब आगे देखो, ये जो मध्यवर्ती बना हमारा, मध्यवर्ती बना इंटरमीडिएट, वो पुनः दूसरे अभिकारक के साथ, दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्शन करके और एक क्या बना लिया? प्रतिफल, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्रतिफल बना लिया। और ये उत्प्रेरक जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड था वो फिर से वापस मिल गया। ठीक है, तो यही होता है समांगी उत्प्रेरण में। सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके मध्यवर्ती बनाते हैं और मध्यवर्ती दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्शन करता है तो प्रतिफल बनता है और उत्प्रेरक पुनः बाहर हो जाता है। तो ये समांगी उत्प्रेरण का मध्यवर्ती निर्माण सिद्धांत था, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। लिख लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग विसमांगी उत्प्रेरक की ओर। लिखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों विसमांगी उत्प्रेरण का। तो देखो हेडिंग लगा लो दूसरा आप लोग, विसमांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण। आप यहां पे उत्प्रेरक भी लिख सकते हो, उत्प्रेरक की बात करेंगे और पूरा जो रिएक्शन होता है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो विसमांगी उत्प्रेरण होमोजीनियस कैटेलाइसिस। अगर यहां पे उत्प्रेरक लिखते तो यहां पे कैटलिस्ट होता, उत्प्रेरण यानी रिएक्शन के बारे में लिख रहे हैं तो यहां पे कैटेलाइसिस हो गया। तो क्या होता है विसमांगी उत्प्रेरण? देखो, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं, यानी मान लो कि अपने पास अभिकारक जो है वो गैस है, ठीक है, और उत्प्रेरक ठोस है, तो दोनों का स्टेट क्या हो गया? फेज अलग अलग हो गया। तो इस तरह के उत्प्रेरकीय अभिक्रिया को हम लोग विसमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस कहते हैं। लेकिन वही मैंने आपको बताया था पहले कि अगर उत्प्रेरक अभिकारक
दोनों सेम फेज में हो, दोनों का अवस्था समान हो, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि विसमांगी का मतलब ही होता है अलग अलग, ठीक है। तो विसमांगी का मतलब हो गया यहाँ पे कि उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग भौतिक अवस्था होगा उनका, और समांगी में एक ही प्रकार का भौतिक अवस्था होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन Fe विसमांगी उत्प्रेरण या विसमांगी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सवाल तो यही से बनता है बच्चों कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है? हैबर विधि से। याद रखना, अमोनिया का जो निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण वो किस विधि से किया जाता है? हैबर विधि से किया जाता है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल, अमोनिया का जो निर्माण होता है हैबर विधि से, उसमें उत्प्रेरक कौन होता है? तो वहां पे उत्प्रेरक होता है बच्चों आयरन। तो यहाँ मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव सवाल बताया जो एग्जाम में आता है और आ सकता है। चलो अब आगे देखते हैं, हैबर विधि से अमोनिया बनता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, और इसको रिएक्शन करवाते हैं बच्चों हाइड्रोजन गैस से। किससे? नाइट्रोजन गैस को रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से। किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? आयरन, लोहा की उपस्थिति में। और ये बन जाता है NH3। क्या बन जाता है? NH3, अमोनिया गैस बन जाता है, अमोनिया गैस। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3H2 कर दो। तो N2 + 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये गैस है, ये क्या है? गैस है। और यहाँ पे आयरन जो होता है बच्चों सॉलिड होता है, ठोस। आयरन जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है। तो ये गैस है, गैस। यहां पे क्या देख रहे हो? ये भी गैस है। और यहाँ पे जो प्रतिफल बना वो भी गैस है। लेकिन आप देख रहे हो कि उत्प्रेरक क्या है? ठोस है। तो ये जो आयरन यहाँ पे हुआ, ये समांगी नहीं, विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। विसमांगी उत्प्रेरक हो गया, ठीक है, विसमांगी उत्प्रेरक। तो ये डिफिनेशन हुआ और ये एग्जाम्पल हुआ। लिखिए, कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। देखो एग्जाम्पल 2, ये दूसरा एग्जाम्पल भी बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी सवाल आता है। तो चलो देखो, ध्यान देना। संपर्क विधि, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में SO2 का प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल भी बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कई प्रकार के सवाल आता है। जैसे पहला सवाल कि संपर्क विधि से
संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यहां आपसे पूछा जा सकता है उलट के इसको कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण इनमें से किस विधि के द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है संपर्क विधि से। किस विधि से? संपर्क विधि से। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से होता है। और इसमें उत्प्रेरक कौन होता है? इसमें उत्प्रेरक जो है वो प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। और यहाँ पे देखो एक और सवाल हम बताते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ 2021 में आईएएससी का, बिहार बोर्ड का, उसमें ये सवाल 5 मार्क्स का आया था, 5 नंबर का आया था बच्चों। और ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आते ही रहता है बोर्ड के एग्जाम में। मतलब समझ लो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो आ सकता है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के विधियों का या फिर निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। तो जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक में, तो वहां पे बताएंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है। लेकिन अभी आप याद रखो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से जब हम करते हैं तो वहां पे प्लेटिनम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बीच में एक ऐसा 3 स्टेप में रिएक्शन ही कंप्लीट होता है। तो इसमें एक सेकेंड स्टेप जो आता है वहां पे SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को किस में बदलना होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना होता है। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर से हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जाके आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है अपने पास, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराना होगा। तो SO2 को ऑक्सीकरण करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है? प्लेटिनम की उपस्थिति में। और प्लेटिनम यहाँ पे बच्चों होता है ठोस अवस्था में। ठीक है। और तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो संपर्क विधि में प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। देख लो ये सारे गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, लेकिन उत्प्रेरक क्या है? ठोस है। तो हम इसको बोलेंगे कि यह विसमांगी उत्प्रेरक है। तीसरा एक एग्जांपल देख लो। तीसरा एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखना ओस्टवाल्ड विधि से। हम इतना डिटेल में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसको पढ़ो तो पढ़ के बातों को समझ सको और याद कर सको। नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते कि देखो ये प्रोसेस है, इसमें यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, ये ठोस है। ठीक है। लेकिन पूरा लिख रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो यहां से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हम लोग किस विधि से करते हैं? तो ओस्टवाल्ड विधि से करते हैं। ठीक है। क्या होता है ओस्टवाल्ड विधि? वो भी पढ़ेंगे हम लोग। कहां पे? इनऑर्गेनिक में। तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि से होता है। और यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य करता है? तो प्लेटिनम कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि बीच में जब हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो बीच में एक ऐसा स्टेप आएगा जिसमें हमको अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, अमोनिया को ऑक्सीकृत करना होगा। तो उसी स्टेप में प्लेटिनम जो होता है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अमोनिया NH3 है जो कि अमोनिया गैस है, इसको हमें ऑक्सीकृत करना होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO, और साथ में बन जाता है, क्या बनेगा? हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो H2O बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो ये 4 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 और 6 4 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं हम लोग। ये जो स्टेप होता है वो प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये भी हमारा विसमांगी उत्प्रेरक का ही उदाहरण हुआ
क्योंकि देख लो ये गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर लिक्विड बनेगा। लेकिन प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे ठोस है, इसलिए विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो विषमांगी उत्प्रेरण। एक और उदाहरण आप लिख सकते हो कि तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है, जो हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं, जिसे आप डालडा बोलते हो ना, डालडा, वनस्पति घी, डालडा, उल्टा 2.5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, यही है डालडा। तो डालडा जब हम लोग बनाते हैं तो वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल से बनता है, और वेजिटेबल ऑयल को हम लोग रिड्यूस कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं उसका अवकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड होता है, द्रव होता है, और निकेल जो होता है वो ठोस होता है। तो ये भी एक विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो लिख लेना, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। फिर से सुन लो, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और यह भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन होता है, तो निकेल होता है। देखना क्वेश्चन बैंक में खोल के मिलेगा आपको, ये सवाल जरूर मिलेगा। तो लिख लो इतना, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे उत्प्रेरक का मेन 2 टाइप था, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब उत्प्रेरक के कुछ और टाइप होते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार, उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार। तो देखो अभी कुछ और टाइप कहां से आ गए उत्प्रेरक के, तो बात को समझना क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया के वेग को, दर को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तित करने का मतलब हुआ बच्चों की वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। तो यहां से 2 प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, एक वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और एक वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। तो जो बढ़ा देता है उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो चलो लिखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो ये कौन से उत्प्रेरक होते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने उत्प्रेरक का बात किया, जो समांगी उत्प्रेरण में मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो विषमांगी उत्प्रेरण में एग्जांपल दिया, जैसे हैबर विधि में आयरन जो था उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा था, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है आयरन, तो वो धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही यूज करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन स्वतः ही बहुत तेजी से होते हैं, तो तेजी से होते हैं, उनका रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके रेट को स्लो करने के लिए हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, तो जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे,
और जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब बच्चों इस पे ना हम लोग 2 बार अभी और पढ़ने वाले हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ पे कारण क्या है कि ये जो इस टाइप के उत्प्रेरक होते हैं वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, और क्या कारण है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक रिएक्शन रेट को यानी अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो ये सारा कहानी जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा का होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का। मैंने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से जितना ऊर्जा दिया जाता है उसी को हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। नहीं देखा तो पीछे वाला लेक्चर में देख लो जाके। तो ये सारा कहानी सक्रियण ऊर्जा का है, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम कर देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इसको हम लोग अभी केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर होगा वहां भी पढ़ने वाले हैं। पूरा आपको मैकेनिज्म इसका समझाएंगे और इस पे हम अलग से टॉपिक इसमें भी बनाएंगे, यानी इस लेक्चर के बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक कार्य करते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है फिर से आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना, वहीं पे हम आपको एग्जांपल भी देंगे। ये तो समझ गए धनात्मक, अभी तक जितना एग्जांपल था वो सब धनात्मक उत्प्रेरक का था। इसमें भी ऋणात्मक उत्प्रेरक में भी आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, H2A2 H2O2, इसको हमको अपघटित करना है, तोड़ना है। तो जब आप इस रिएक्शन में ग्लिसरॉल डाल देते हो तब क्या होता है कि इसका जो अपघटन का दर होता है वो कम हो जाता है, रेट जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल हो गया वो ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो लिख लीजिए आप लोग इसको। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। देखो एक प्रकार का उत्प्रेरक और आता है स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो है क्या, इसको समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी अभिकारक है, ए और बी अभिकारक है, ठीक है। अब यहां पे उत्प्रेरक जो होता है एक कोई तीसरा आता है सी, जो इन दोनों को रिएक्ट करवाता है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और तब जाके प्रतिफल का निर्माण होता है बच्चों। यानी उत्प्रेरक जो होता है कोई बाहरी पदार्थ होता है जो अभिकारक और प्रतिफल से अलग होता है। अब स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है बात को समझना। जैसे मान लो कि ये दो कोई कपल है, ठीक है, ये दो कोई कपल है, दो कपल है मतलब भूरा भूरी, ठीक है, पति पत्नी है दोनों, ए और बी पति पत्नी है, इनका एक बच्चा है, यानी बच्चा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। इनका एक पुत्र है, पुत्र, ठीक है, ए और बी का, भूरा जेम्स ब्राउन और लेडीज ब्राउन, ठीक है, जेम्स ब्राउन और लेडीज ब्राउन। तो ये जेम्स ब्राउन है और ये लेडीज ब्राउन है, इन दोनों का एक प्रोडक्ट है यानी बेटा है मान लो, ठीक है, बेटा है पी है। अभी ससुरा नालायक निकल गया। अभी क्या कर रहा है कि जो जेम्स ब्राउन है उसके पैकेट से पैसा निकाल के खा जा रहा है, और जब ये पूछ रहे हैं तो बदनाम लेडीज ब्राउन को कर दे रहा है कि मम्मी झुमका खरीद ली। अब बताओ ई गरम हो जा रहे इस पे कि हमर कमाई हालत खराब है, वो तोरा झुमके और कनवाली चाहिए। तो यहां पे अब हो क्या रहा है बच्चों, बात को समझना कि ए और बी अभिकारक है, ठीक है, ए और बी अभिकारक है, और पी जो है पी प्रोडक्ट बना अभिकारक। यहां पे सी कोई तीसरा उत्प्रेरक नहीं है, कोई अलग से कोई उत्प्रेरक यहां पे कोई अलग पदार्थ नहीं आया है। इन दोनों को झगड़ा कौन करवा रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो पुत्र है, वही इन दोनों के बीच झगड़ा कराने के लिए काफी है। मैंने आपको क्या बताया था कि उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिकारक के बीच में झगड़ा करवा देता है, रिएक्शन करवा देता है, ठीक है। तो वो तीसरा पदार्थ कोई आके अभी तक रिएक्शन करवा रहा था। अभी क्या हुआ कि बकलोलवा को जन्म लिया है, अभी क्या कर रहा है कि खुद ही दोनों के लड़ा रहा है, इनका पैसा मार के इनको बदनाम कर दे रहा है और इनका कुछ
इधर उधर सामान करके और इनको बदनाम कर दे रहा है कि पापा जी खैनी खा गए लेके। तो इन दोनों के बीच झगड़ा कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए इनका जो एक प्रोडक्ट बना ना वही काफी है। तो ये इन्हीं का प्रोडक्ट जो है, इन्हीं का प्रतिफल जो है वो अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, इन दोनों को लड़वाने के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरह के उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्वतः उत्प्रेरक। अब डिफिनेशन सुनो, खुद ब खुद समझ जाओगे। जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला प्रतिफल, अभिक्रिया में बनने वाला प्रतिफल खुद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे, स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे, तो इस तरह के उत्प्रेरक को हम लोग स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर उत्प्रेरक रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है तब ना प्रतिफल बनता है, तो ये पहला ही से कैसे बना? तो बात को समझना, जैसे इसके बनने से पहले रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा था, कम वेग से हो रहा था, कम वेग से इनके बीच रिएक्शन हुआ और एक प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बनने के बाद क्या किया कि ये खुद से इनको कैटेलाइज करना शुरू कर दिया। मतलब पहले इन दोनों के बीच झगड़ा तो हो रहा था लेकिन कम हो रहा था, ठीक है, स्लो स्लो हो रहा था। यानी बात जो था वो थोपा थोपी की नौबत नहीं आ रहा था, खाली इधर उधर से रामायण महाभारत हो रहा था। लेकिन इसके जी बकलोलवा के जन्म लेने के बाद अब क्या हुआ कि फैटा फैटी दोनों दने से हो रहा है, तो रेट जो हो गया वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो उत्प्रेरक हुआ, अब जो ये रेट को बढ़ा दिया, इस तरह के उत्प्रेरक को हम लोग स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। तो चलो अब लिख लेते हैं। देखो, जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला प्रतिफल स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला प्रतिफल ही स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। यानी ससुरा नालायक निकल गया बेटा और वही झगड़ा झंझट करवाना शुरू कर दिया, तो इस तरह के उत्प्रेरक को हम लोग स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एस्टर, क्या लिख दिया, एस्टर CH3COO C2H5, ये हमारा एस्टर है, एस्टर इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पहले तो ये जो अभिक्रिया है वो बहुत धीमी गति से होता है, धीरे धीरे स्लो रेट से होता है। मैंने बताया ना कि हो सकता है कि पहले जो पति पत्नी के बीच झगड़ा था वो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जब वो बकलोलवा जन्म लिया उसके बाद क्या हो गया, वो झगड़ा को ज्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे भी एस्टर है और जल है, हम कर रहे हैं एस्टर का जल अपघटन, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, H प्लस OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ पे CH3COOH का निर्माण करता है, और जो OH माइनस है वो यहाँ से C2H5OH का निर्माण करता है। यानी दो प्रोडक्ट बना, एक तो बना बच्चों एसिटिक अम्ल और ए बन गया इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया। तो प्रारंभ में जो रिएक्शन होता है बच्चों स्लो रेट से होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही एक बार प्रोडक्ट का निर्माण होता है उसके बाद रिएक्शन का रेट जो है वो तेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल देख रहे हो ये स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। तो एक बार तो रिएक्शन स्लो हुआ, लेकिन बाकी का जो अब कंटेनर में जैसे होता क्या है कि रिएक्शन हमको करवाना है,
इसका और इसका। तो एगो एस्टर और एगो जल थोड़ी ना लिए थे हम लोग, एक बर्तन में लिए होंगे। एक बर्तन में एस्टर का ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा, वाटर का ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा। तो शुरू में जो पहला बार एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन किया, तो उसी बर्तन में प्रोडक्ट बना एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। अब एक बार बनने के बाद अब जो आगे के मॉलिक्यूल बच गए उनके बीच में रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। तो आई होप समझ गए होंगे स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है। लिख लीजिए इसको। अब आपको दो टर्म और याद रखना है बच्चों उत्प्रेरक से संबंधित। उसमें पहला टर्म है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। और दूसरा है उत्प्रेरक विष यानी कैटेलाइटिक पॉइजन, या फिर इसे हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, इनहिबिटर। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है और उत्प्रेरक विष क्या होता है, बात को समझना। जैसे ए और बी के बीच में रिएक्शन होना है, ठीक है, बीच में कौन आया, सी आया, जो कि उत्प्रेरक है। सी क्या है बच्चों, उत्प्रेरक है। तो इनके बीच में झगड़ा नहीं हो रहा था, ये दो कोई पर्सन है जिनके बीच में झगड़ा नहीं हो रहा था, या झगड़ा स्लो रेट से हो रहा था, फैटाफैटी थोड़ा जो रेट था फैटाफैटी का वो पर मिनट कम था। तो इसको बढ़ाने के लिए कौन आया, सी आया, उत्प्रेरक आया। अभी जो उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक को भी चढ़ाने बढ़ाने वाला एक और फैक्टर यहां पे आता है, एक और चीज आता है। अब जैसे देखो यहां पे एक चौथा पदार्थ आ गया डी। अभी तक हम लोग तीन चीजों का बात कर रहे थे, दो अभिकारक थे और एक उत्प्रेरक था। तो उत्प्रेरक क्या कर रहा था, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा था। अब यहाँ पे एक चौथे का एंट्री हो गया, चौथे का। तो ये हो क्या रहा है कि सी जो है यहाँ इन दोनों में जोड़ लगा रहा है, इन दोनों को भड़का रहा है, ए और बी को, और डी जो है सी को भड़का रहा है, ठीक है। सी जो है उत्प्रेरक जो है वो अभिकारक को भड़का रहा है, आग लगा रहा है यहाँ पे, और डी जो है डी ये इसको भड़का रहा है कि हाँ ठीक हो पिटवा बड़ी हलो बैठे। तो ये जो हो गया इसको हम लोग, अब ये दो प्रकार का हो सकता है। ये जो डी है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक को बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा को बोलेंगे उत्प्रेरक विष। तो ये जो डी है, डी अगर इसको आके ई कहता है कि ना ठीक हो लड़वा दे, बड़ी यही काबिल बने है तू, ठीक है। अगर डी सी को, सी का काम क्या है, लड़वाना, दोनों के बीच में झगड़ा करवाना। तो डी अगर सी को ऐसा बोल रहा है कि ना ठीक हो यानी कि झगड़वाइए दे, नाक मुंह यानी कि टूटता तबे ठीक रहता, बड़ी ऐठा हो अपन गलिया में, ठीक है। तो अगर इस तरह से बोल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक। यानी उत्प्रेरक को क्या कर रहा है, उत्प्रेरक को ही प्रमोट कर रहा है कि ना लड़वाओ ठीक हो यानी कि नाक मुंह तोड़े दे आज, ठीक है। लेकिन डी ऐसा भी तो हो सकता है कि आके इसको मैंने कहा ऐसे करी थी रे, झूठो के लड़वावी थी, ऐसी लड़ के मुंह नाक तोड़ लेती तो बढ़िया लगता तोरा। तो ये दो प्रकार के हुआ। अगर ये उत्प्रेरक के मनोबल को बढ़ाता है तो इसको बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक, और अगर ये उत्प्रेरक के मनोबल को कम करता है तो इसको बोलेंगे उत्प्रेरक विष। तो हम समझते हैं कि आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखो, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देता है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि जब हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में मोलिबेडनम जो होता है, मोलिबेडनम धातु
मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। तो होता क्या है कि जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के अमोनिया बनाओगे, तो यहां पे मैंने बताया था कि उत्प्रेरक कौन होता है, लोहा। और एक चौथा पदार्थ यहां पे आएगा मोलिब्डेनम। ए हो गया उत्प्रेरक वर्धक, ई तो हो गया उत्प्रेरक, ए हो गया उत्प्रेरक, और ये जो मोलिब्डेनम हुआ ये हुआ उत्प्रेरक वर्धक। इसकी उपस्थिति में लोहा के मनोबल और बढ़ जाता है। अपने तो अकेले ही लड़वाइए रहा था, अब एकरो भड़कावे वाला एगो आ गया कि ना ठीक है लड़वाओ पिटवाओ। तो ये जो हो गया, ये मोलिब्डेनम जो लोहे को यानी उत्प्रेरक को भड़का रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक। और इसकी उपस्थिति में इसकी सक्रियता यानी लोहे की सक्रियता बढ़ जाएगी और रिएक्शन का रेट और तेज हो जाएगा। ठीक है, अभी उत्प्रेरक विष क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर बोलते हैं, या फिर उत्प्रेरक विष बोलते हैं। जैसे यहां पे भी एक एग्जांपल देख लो, N2 गैस, वही हैबर विधि लेते हैं, प्लस 3H2 गैस, तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बन जाता है। मैंने बताया कि यहां पे आयरन जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब हमें क्या करना है कि रिएक्शन को करवाना है, लेकिन रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम कैटालाइटिक पॉइजन का यूज कर लेंगे। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यहाँ पे यूज कर लेते हो, या किसी कारण से रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति हो जाती है, तो ये जो आयरन का सक्रियता है ये कम हो जाता है। यहाँ पे मोलिब्डेनम के उपस्थिति में आयरन की सक्रियता बढ़ जा रही थी, लेकिन अगर किसी कारण से रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गया, तो इसकी उपस्थिति में लोहे की सक्रियता घट जाएगी, और लोहे का सक्रियता घट जाएगी तो फिर रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये उत्प्रेरक के मनोबल को कम कर रहा है, तो ये हो गया उत्प्रेरक विष। क्या हो गया, उत्प्रेरक विष। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उत्प्रेरक से संबंधित कुछ टर्म पढ़ा, और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, समांगी उत्प्रेरण का मध्यवर्ती निर्माण सिद्धांत पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत, यानी विषमांगी उत्प्रेरण किस सिद्धांत पे काम करता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको बताया धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कैसे कम या अधिक करके रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।